जीवन दायिनी गंगा, पापों को धोने वाली गंगा, मोक्ष दायिनी गंगा, मां गंगा और सबसे बढ़कर 50 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने वाली गंगा। अपने हर रूप में गंगा पवित्र है, लेकिन यही पवित्र गंगा परेशान भी है, क्योंकि इंसान की गंदगी का बोझ उठाते उठाते गंगा थक गई है। लगातार 5 साल से श्री राम सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एबीपी न्यूज गंगा का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने में जुटा है। और इस बार 15 जून से 20 जून के बीच देश के 7 शहरों में 10 जगह से नमूने लिए गए। शुरुआत की गई ऋषिकेश से, जहां ओंकारनंद घाट से नमूने लिए गए। इसके बाद हरिद्वार के विश्वकर्मा घाट से गंगा जल के नमूने लिए गए। कानपुर में 2 जगहों से नमूने लिए गए। पहला सरसैया घाट से, जहां गंगा कानपुर में दाखिल होती है, और दूसरा जाजमऊ ब्रिज से, जहां गंगा कानपुर से निकलती है। इसी तरह इलाहाबाद में भी 2 जगहों से नमूने लिए गए। पहला रसूलाबाद घाट से, जहां गंगा इलाहाबाद में दाखिल होती है, और दूसरा संगम से, जो आस्था का केंद्र भी है। वाराणसी में 80 घाट और फिर राजघाट से पानी के नमूने लिए गए। 2 जगह से नमूने लिए जाने का मकसद है कि पता लग सके कि शहर ने गंगा जल पर क्या असर किया है। इसके अलावा बिहार के गांधी घाट से गंगा जल के नमूने लिए गए, और सबसे आखिर में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी गंगा जल के नमूने लिए गए। पानी के नमूने 24 घंटे के अंदर लिए गए। हर 3 घंटे में पानी के नमूने लिए गए, ताकि ये पता लग सके कि गंगा की हालत कब सबसे ज्यादा बिगड़ी। हर पानी के सैंपल पर 68 तरीके से टेस्ट किए गए, जिससे किसी भी तरह की अशुद्धि का पता लग सके। जैसे पानी में किस तरह के खनिज धातु मिले हैं, क्या पानी में बीमार करने वाले बैक्टीरिया हैं, क्या पानी में कीटाणुनाशक मिले हैं, क्या पानी में हानिकारक रसायन है। जानने की कोशिश है कि क्या गंगा जल में डुबकी लगाई जा सकती है, क्या गंगा जल को खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या गंगा जल पीने के लायक भी है। गंगा की सौगंध, जी हां, 5 साल से ये जांच हम कर रहे हैं गंगा के पानी की। एबीपी न्यूज आपको जांच करके बता रहा है कि गंगा के पानी की क्या हालत हो रही है पिछले 5 साल से लगातार। तो इस बार भी 15 से 20 जून के बीच गंगा के पानी की हमने जांच की है। आज वो रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे, उनके सामने रखी जाएगी रिपोर्ट, और उनसे सवाल किया जाएगा कि सरकार अब क्या करेगी गंगा की सफाई के लिए, क्योंकि सरकार अब नई है और नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को अपना मिशन भी बनाया है। हम चलेंगे दिल्ली, अभिसार शर्मा के पास, जो हमारे साथ होंगे। उनके साथ होंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट उनको पेश की जाएगी और सरकार से पूछा जाएगा गंगा की सफाई के बारे में अब सरकार क्या सोचती है। ये रिपोर्ट देखने के बाद, ये आंकड़े देखने के बाद, ये आंकड़े जो लिए गए हैं अलग अलग जगहों से, उन जगहों पर भी हम चलेंगे। हरिद्वार जाएंगे, जहां ऋषिकेश और हरिद्वार से हमने आंकड़े लिए हैं, वहां हम जाएंगे। जहां से हमने सैंपल लिए हैं, वहां की जांच रिपोर्ट क्या कहती है, वहां हम जाएंगे। अमन चोपड़ा के पास, हमारे संवाददाता वहीं मौजूद हैं। हमारे साथी उमेश पाठक मौजूद हैं कानपुर, अगला बड़ा शहर जहां माना जाता है कि गंगा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है पानी का, वो है कानपुर। वहां उमेश पाठक मौजूद हैं और वहां लोग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वहां हम रिपोर्ट के आंकड़े पेश करेंगे और बताएंगे कि ये वजह है जिसकी वजह से कानपुर में गंगा की हालत ये है। इलाहाबाद में गंगा की स्थिति क्या है, ये हम बताएंगे इलाहाबाद की जनता को। वहां रविकांत मौजूद हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे वाराणसी। जी हां, वाराणसी अब प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है, वो जगह जहां गंगा सफाई की बात खुद प्रधानमंत्री ने की थी। वहां हमारे साथ पंकज झा होंगे, वाराणसी की जनता होगी, वाराणसी में आरती भी देखेंगे हम, और पटना चलेंगे उसके बाद प्रकाश कुमार के पास। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट क्या कहती है ऋषिकेश की और हरिद्वार की, वो देखने से पहले गंगा की सौगंध। हम गंगा की सौगंध लेते हैं कि हम मैली हो रही गंगा को साफ रखेंगे। हम सौगंध लेते हैं कि हम गंगा में किसी तरह का कचरा या गंदगी न तो डालेंगे और न ही किसी और को डालने देंगे। हम सौगंध लेते हैं कि गंगा में औद्योगिक कचरा डालने वालों का हम विरोध करेंगे। गंगा 50 करोड़ लोगों को जीवन देती है, इसलिए हम सौगंध लेते हैं कि हम गंगा को कभी मरने नहीं देंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं ऋषिकेश की और हरिद्वार की। ऋषिकेश में ओंकारेश्वर घाट से हमने नमूना लिया, हरिद्वार में नमूने लिए। हरिद्वार पहला बड़ा शहर जहां गंगा दाखिल होती है और बहुत से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। ऋषिकेश की रिपोर्ट क्या कहती है,
जो पानी का गदलापन है, जो टर्बिडिटी है, वो 5 NTU होनी चाहिए। और कितनी है? 180 है। लौह तत्व 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, वो है 6.7। MPN 10 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर में होना चाहिए, वो है 7000। 10 मिलीग्राम होना चाहिए, है 7000। और ई कोलाई भी मौजूद है। तो हरिद्वार से पहले ऋषिकेश की जांच रिपोर्ट भी फेल, गंगा के पानी की, जहां ऋषिकेश में ही फेल, उसके बाद फिर हरिद्वार पहला बड़ा शहर, वहां का हम आंकड़ा देखेंगे। लेकिन उससे पहले ऋषिकेश की बात देखिए। 2012 में जब हमने टेस्ट किया, जो 10 मिलीग्राम होना चाहिए, MPN कोलिफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट 10 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर में होना चाहिए, वो है 3500 था 2012 में। 2013 में बढ़कर 5400 पाया गया, अब 7000 मिला है। अभी 16-17 जून को ये 7000 मिला है ऋषिकेश में। ई कोलाई ऋषिकेश में मिला है, पानी में होना ही नहीं चाहिए। 2012 में मिला है, 2013 में मिला है और 2014 में मिला है। इसीलिए ऋषिकेश के पानी का, गंगा के पानी का ऋषिकेश में टेस्ट फेल कहा जा रहा है। ई कोलाई मिला है, बीमार कर सकता है गंगा जल, ये कह रही है रिपोर्ट। पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, खेती लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है, नहाने तक लायक नहीं है, खेती लायक नहीं है गंगा जल ऋषिकेश में, ये कह रही है गंगा जल की रिपोर्ट ऋषिकेश की। इसके बाद हरिद्वार, जो पहला बड़ा शहर है। अब ऋषिकेश में हमने देखा, अब हरिद्वार में देखिए, गदलाबंद टर्बिडिटी जो है 5 NTU के बजाय 175, 0.3 mg होना चाहिए। लौह तत्व वो है 6.9। MPN बैक्टीरिया 10 मिलीग्राम होना चाहिए, वो है 14000। यहां पर 14000, यहां भी ई कोलाई मौजूद। ये हरिद्वार की रिपोर्ट, यानी हरिद्वार में भी टेस्ट फेल। 2012 में जो MPN कोलिफॉर्म पाया गया था 54,000, 10 मिलीग्राम होना चाहिए, पाया गया 54,000। 2013 में कम होकर पाया गया 14,000 और 2014 में भी पाया गया 14,000। लेकिन 14,000 भी बहुत बहुत ज्यादा है। 2012 में फेल हुआ पानी हरिद्वार का, क्योंकि ई कोलाई था। 2013 में भी और 2014 में भी पानी में नहीं होना चाहिए ई कोलाई बैक्टीरिया। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया यानी गंगा जल हरिद्वार का भी फेल। पावन गंगा जल माना जाता है हरिद्वार का। तो बड़ी बात यह निकल के आई कि गंगा पर एबीपी न्यूज की यह बड़ी पड़ताल 5 साल से हम लगातार कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश में भी गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है, खेती लायक भी नहीं है। हरिद्वार में गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, खेती लायक भी नहीं है। यह कह रही है रिपोर्ट ऋषिकेश की और हरिद्वार की। 3 बड़ी दिक्कत क्या है? हरिद्वार में क्यों है मैली गंगा? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हरिद्वार में हर रोज 3.90 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है, जिसमें से 2.1 करोड़ बिना ट्रीटमेंट के गंगा में गिरता है। श्रद्धालुओं का फैलाया कचरा, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की रिसर्च के मुताबिक 500 से 650 ग्राम प्रति श्रद्धालु होता है, गंगा को गंदा कर रहा है। माघी पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर गंगा में 1000 टन से भी ज्यादा पूजन सामग्री गंगा में डाली जाती है। तो ये वजह है गंगा में, हरिद्वार में गंगा के पानी की ये रिपोर्ट आने की। सीधा चलते हैं हरिद्वार, जैसे हमने बताया अमन चोपड़ा वहां पर मौजूद। अमन, अब समाधान क्या है? बिल्कुल किशोर, समाधान जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो अविरल धारा गंगा की दिखाई दे रही है, आपकी जो रिपोर्ट है, जो हमारी एबीपी न्यूज की जो रिपोर्ट है, लगातार 5वां साल गंगा की सौगंध का, ये गंगा का पानी ना पीने लायक है, ना नहाने लायक, और तो और ना खेती के लायक है। कंपोजिट सैंपलिंग के जरिए बार बार हम ये टेस्ट करते आ रहे हैं और इस बार भी हर 3 घंटे बाद ये सैंपलिंग किए गए और 24 घंटे में 8 बार, ताकि नतीजे एकदम सटीक रहे। और नतीजे हम आपको बता दें, 2 करोड़ लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज हर दिन डाला जाता है। लेकिन समाधान क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है, जो हमारा मकसद है एबीपी न्यूज का। हमारे साथ समाधान बताने के लिए बाबा रामदेव के सहयोगी, रामदेव के जो सहयोगी हैं, आचार्य बालकृष्ण जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी शिवानंद हैं, खनन के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई। स्वामी शिवानंद जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी अच्युतानंद, हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा सफाई का अभियान 2010 में आपने चलाया था,
स्वामी अच्युतानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ वीरेंद्र कीर्तिपाल हैं, तीर्थ पुरोहित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र कीर्तिपाल जी। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं मनोज गर्ग, जो कि मेयर हैं हरिद्वार के, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पावन सामग्री जो गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है उसकी वजह से भी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन सबसे पहले आप ही से अगर मैं जानना चाहूं आचार्य बालकृष्ण जी, अनट्रीटेड सीवेज जो डाला जाता है 2 करोड़ लीटर एक दिन में, समाधान क्या है? हल हम जानने आए हैं आज, समाधान क्या है आपके हिसाब से? इसका समाधान ये है कि तुरंत ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, एटीपी प्लांट जल्दी से जल्दी लगा करके जो सीधा सीधा जो मल प्रवाहित किया जा रहा है उसको तुरंत रोका जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो अविरल गंगा की जो थोड़ी सी धारा कम से कम छोड़ा जाए कि कुछ पानी जहां रुकने से भी जो इसकी शुद्धता है वो खत्म हो जाती है। अविरल धारा की गंगा को किस तरह से अविरल रखा जा सकता है गंगा की धारा को? एकमात्र उपाय है और मैं मानता हूं कि ऐसा कोई नहीं करने जा रहा है, सब केवल गंगा पर नाटक कर रहा है। गंगा जल चाहिए, जल नहीं चाहिए। और अविरल का मतलब है कि जिसमें विरलता न हो। गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तो जितने भी डैम है सबको बंद कर दो, गंगा अविरल बहेगी और तब गंगा में क्षमता जो है छोटी मोटी समस्याओं को गंगा समाधान कर लेगी। और ये जहां तक सीवेज का पानी है, ट्रीटेड पानी हो या अनट्रीटेड पानी हो, कोई भी गंगा में न जाए। वो पावन सामग्री डाल दी जाती है धार्मिक संस्कार के नाम पर, मैला नहीं होता। मैं प्रत्येक बैंक में चैलेंज करता हूँ। यह है कि समस्या, मैं नहीं कहता हूँ समस्या नहीं है। इससे 1% भी मैली नहीं होती गंगा। 1% भी मैली करके देख, मैं सब प्रत्येक बैंक में चैलेंज करता हूँ। किसी पावन पद पर कुछ क्षण के लिए हो जाता है और वही लोग समस्या करके केवल नहीं। लेकिन आचार्य जी, पावन पर हमारी जो रिपोर्ट है 1000 टन जब इस तरह की माघ पूर्णिमा इस तरह के मौके होते हैं तो 1000 टन इस तरह की पावन जो सामग्री होती है वो प्रवाहित की जाती है। आपकी तरफ से समाधान आचार्य जी? विषय ये है कि आपकी जो यहाँ है वो गंगा की सौगंध है। पूरे देशवासी, सरकार, प्रशासन, सब लोग जो है पहले सौगंध तो खाएं कि गंगा हमारी माँ है। आप तो जल कहते हो, ये तो अमृत है। और समाधान ये है कि हर व्यक्ति को सौगंध खानी पड़ेगी कि गंगा मेरी माँ है। हर प्रशासनिक अधिकारी को, हर मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को माँ है। जब ये हमारा बात हो जाएगा कि माँ है, माँ के व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करना, माँ के ऊपर कूड़ा नहीं डालना, माँ के जो है जल को दूषित नहीं करना, माँ के जो है आसपास के किनारों को दूषित नहीं करना, ये इसका समाधान। लोगों को जागरूक करना होगा तभी इसका समाधान है। जागरूक नहीं, सौगंध खानी पड़ेगी हर आदमी को, गंगा की सौगंध खानी होगी। आपके हिसाब से वीरेंद्र जी क्या समाधान है इसका? देखिए, पहले हमें समझना होगा कि श्री गंगा जी क्या है। गंगा एक अलौकिक शक्ति है। लौकिक शक्ति उसका स्पर्श नहीं कर सकती। हम बार बार ये कहते हैं कि गंगा मैली हो गई, गंगा के जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ गंगा प्रदूषण इकाई जिसको मर्ज कर दिया गया जल संस्थान में, यहाँ दोषी है हरिद्वार विकास प्राधिकरण, यहाँ दोषी है नगर निगम। 1916 में पंडित मदन मोहन जी मालवीय और यहाँ के पुरोहित समाज ने एक नगर पालिका बाइलॉज का निर्माण किया गया और बार बार आग्रह पूर्वाग्रह करने के उपरांत भी आज तक वो नगर पालिका बाइलॉज लागू नहीं। नगर निगम जिम्मेदार है, मनोज गर्ग है, मेयर है, नगर निगम जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जो आपका ये कार्यक्रम है मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से इससे एक जन जागरण और जो जनता के अंदर जागृति अवश्य आए। सर सॉल्यूशन चाहते हैं सर, हम 5 साल हो गए करते हुए, इस बार सॉल्यूशन चाहते हैं सर। सॉल्यूशन की मैं बात बताना चाहता हूँ। मेरे को नगर निगम में करीब 13 महीने हुए हैं यहाँ पर आए हुए, लेकिन मैं इस 13 महीने के अंदर उत्तराखंड के अंदर माननीय जो मुख्यमंत्री रहे हैं अनेक बार मिला, मैं गंगा जी के विषय को लेकर मिला, इस आध्यात्मिक जो राजधानी है पूरे देश की इसके विषय में मैं मिला। लेकिन जिस तरह से सरकार का एक नकारात्मक सहयोग, मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल कहीं भी संवेदनशील नहीं नजर आती। मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। इस 1 साल के अंदर मैंने जो भी प्रयास किए, जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया और आगे भी करूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, हरिद्वार स्वास्थ्य प्रशासन के जो नियम है उसके मुताबिक ये जो हर की पैड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्नान के अलावा कोई दुकान व्यावसायिक काम नहीं किया जा सकता, ये नियम है? ये नियम है, लेकिन हम देख रहे हैं पीछे सारी दुकानें हैं। हम लोग बिल्कुल इसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील हैं। हमने अभी परसों मैंने खुद वहां पर भ्रमण करके आदेश दिए कि उनको हटने चाहिए। 13 महीने से आदेश, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं
जो एक कहना चाहिए कि मैंने पहले बताया, मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट का नकारात्मक सहयोग नगर निगम को मिल रहा है, मैं इसको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। विभिन्न अधिकारियों को कहने के बावजूद भी जो कार्य होना चाहिए जनता के हित में, वो कहीं ना कहीं। आचार्य बालकृष्ण जी, क्या जिम्मेदारी का ठीकरा फिर से फोड़ने की कोशिश कि नगर निगम को राज्य सरकार का सहयोग नहीं, लेकिन गंगा की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन, और क्या उपाय, क्या बांधों की वजह से जो फ्लो होता है गंगा का वो अविरल नहीं रह पाती गंगा, ये भी एक वजह है? निश्चित रूप से गंगा की इस दुर्दशा के लिए हम सब लोग कारण हैं। यदि हम सब चेतन हो जाएं, जैसे महाराज जी ने कहा कि हम सौगंध खा करके जुट जाते हैं, तो गंगा की जो समस्या है वो समाधान के रूप में आ सकता है। नहीं तो ठीकरा कितना ही फोड़ते रहें, जब तक हम समाधान नहीं करेंगे समाधान कभी सामने आएगा नहीं। तो हर एक पहलू को हमें विचार करना होगा कि गंगा प्रदूषित क्यों है। चलिए, अब मेरे पास समय कम है, 2 उपाय अगर आप जल्दी से बता पाए, 2 उपाय आचार्य बालकृष्ण की तरफ से, 2 उपाय। सीवरेज तुरंत प्रवाहित करना गंगा में बंद कर दें, गंगा की अविरल धारा छोड़ दें। सीवरेज जो है अनट्रीटेड सीवरेज डालना छोड़ दिया जाए, आपकी तरफ से 2 उपाय। हमारे तरफ से ट्रीटेड या अनट्रीटेड कोई भी जल गंगा में न जाए। ट्रीटेड जल के नाम पर गंगा को दूषित किया जाए। पावन सामग्री जाए, कोई समस्या नहीं समस्या वहां भी है, मैं ये नहीं कहता हूं समस्या नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस समस्या को लेकर के मुख्य समस्या को गौण कर देना ये उचित। उसका योगदान बहुत कम है। आपकी तरफ से आचार्य जी 2 समाधान अगर आप देना चाहें, किस तरह से गंगा को पावन और अविरल बनाया जा सकता है? 2 समाधान में गंगा जी जो है पवित्र हो जाएंगे। आपका विचार? शुरुआत की जा सकती है। बात ये की जाती है कि यहाँ पर पॉलीथीन निषेध है। आप अपने कैमरे तो घुमाइए जरा, इधर कितनी पॉलीथीन है, जहाँ से ये थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पॉलीथीन के यहाँ ढेर लगे। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए, गंगा हमारी माँ है और हमें कोई भी चीज गंगा में इतना पवित्र है कि वहाँ कपड़ा धोना भी निषेध है। तो कोई व्यक्ति अपना कपड़ा भी नहीं धोए। गंगा जी में स्नान करने का जो महत्व है वो है कि पहले घर पे स्नान करे, फिर गंगा जी में स्नान करे और गीला कपड़ा लेकर जो है बाहर निकले। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पहले घर पर स्नान करे, फिर यहाँ पर स्नान करने आए। आपकी तरफ से वीरेंद्र जी 2 उपाय, 2 समाधान, 2 हल। देखिए, अगर यहाँ हरिद्वार में नगर निगम बाइलाज लागू हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ 80% यहाँ शुद्धि हो जाएगी। 80% शुद्धि हो जाएगी नगर निगम अगर तरीके से काम करे। देखिए, 2 उपाय जल्दी से बता रहा हूँ। जब तक हम मौखिक रूप से कुछ भी करते हैं, हमने सिटी सैनिटरी प्लान के लिए 524 करोड़ का बजट पास किया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। हम बातें कितनी भी करते रहेंगे, जब तक उसका असली समाधान, जब तक योजनाएं और योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं किया जाए, तब तक कोई समाधान। दूसरी बात और बता देता हूं, जो महाराज जी ने कहा, हम दृढ़ संकल्पित हो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सौगंध खाकर जाए कि हम गंगा। यही हमारी मुहिम भी थी, गंगा की सौगंध। एबीपी न्यूज लगातार 5 साल से इसी तरह की मुहिम चला रहा है और हम ये उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम इस तरह के सैंपल्स लेने यहां पर आए, हम उम्मीद करेंगे इतने ऐसे नतीजे कम से कम देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी न्यूज की खास पेशकश में शामिल होने के लिए। बैक टू स्टूडियो जी। और एक बार फिर देख लेते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में क्या आए नतीजे। गंगा की सौगंध मुहिम के तहत SIIR के साथ एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की है, उसमें ऋषिकेश की गंगा का पानी ना तो पीने लायक है और ना ही नहाने लायक। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल सिंचाई में भी खतरनाक है। हरिद्वार के नतीजे भी डराने वाले हैं। यहाँ भी पानी ना तो पीने लायक है और ना ही इसमें डुबकी लगाई जा सकती है। खेतों की सिंचाई के लिए भी गंगा जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये नतीजे ऋषिकेश हरिद्वार के। इसके बाद पहला बड़ा शहर गंगा में कानपुर में भी 2 जगह से टेस्ट सैंपल लिए गए, सरसैया घाट और फिर जाजमाऊ ब्रिज, यानी कानपुर शुरू होने से पहले और कानपुर के बाद। दाखिल होते वक्त 12.7 मिनरल ऑयल कानपुर में पाया गया, निकलते वक्त 16 होना चाहिए 0.01। ई कोलाई बैक्टीरिया कानपुर में नहीं होना, कानपुर में क्या कहीं नहीं होना चाहिए। दाखिल होते वक्त भी पाया गया और निकलते वक्त भी पाया गया ई कोलाई बैक्टीरिया कानपुर के टेस्ट में। कानपुर का नतीजा बताता है 2012 में हमने देखा कि 10 mg 100 मिलीलीटर में होना चाहिए एमपीएन कोलिफॉर्म, वो 54,000 था, फिर वो 90 करोड़ पाया गया 2013 में, 90 करोड़ पाया गया 2014 में, ये अभी इतना 28 पाया गया, 28,000 पाया गया। पीने लायक नहीं है पानी, नहाने लायक नहीं है, खेती लायक नहीं है। कानपुर में भी गंगा जल बीमारियां दे सकता है, मछलियों तक के लिए ठीक नहीं है, यह कह रही है कानपुर की रिपोर्ट। कानपुर में हमारे साथ मौजूद हैं उमेश
उमेश पाठक उनके पास जाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं। कानपुर की 3 बड़ी समस्याएं। कानपुर में जो टेस्ट आया है, बड़ी बात यह कि कानपुर में गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, खेती के लायक नहीं है। कानपुर में भी गंगा का पानी नहीं है पीने लायक, नहाने लायक, खेती लायक। 3 बड़ी समस्याएं कानपुर में जो टेस्ट हुआ उसके आधार पर। कानपुर में क्यों मैली है गंगा? कानपुर में करीब 800 चमड़ा मिलें काम कर रही हैं, जिनसे 5 करोड़ लीटर जहरीली गंदगी गंगा में मिल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कानपुर में 50 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है, जिसमें से 29 करोड़ लीटर सीधे बिना सफाई के गंगा में मिलता है। ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता सिर्फ 21 करोड़ लीटर है, जो काफी कम है। उमेश पाठक मौजूद हैं कानपुर में। उमेश, देखिए आपने कानपुर की रिपोर्ट। जी देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर को यहाँ का सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी माना जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, और यह शायद यही नाम गंगा के लिए अब शाप बन के रह गया है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैग्नीज की मात्रा बढ़ी हुई है, जिस तरह से आयरन की मात्रा बढ़ी हुई है, कोलाई बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से पानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, नहाने के लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं है और खेती के लायक भी नहीं है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गंगा आंदोलन से जुड़े रहे हैं। रविंद्र पाटनी साहब मौजूद है जो पूर्व मेयर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सरदार इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं, प्रकाश शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद से मौजूद हैं, सुरेंद्र मैथानी जी मौजूद हैं। इसके साथ जनता में भी यहाँ पर मां गंगा सुरक्षा समिति के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस चीज को बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल रविंद्र पाटनी साहब आपसे, आप यहाँ पर मेयर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है कानपुर में जो गंगा है, इसमें जो बात की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और तमाम चीजों की, मिनरल ऑयल की बात की जाती है, मिनरल ऑयल बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जहाँ तक कानपुर की और गंगा का संबंध है, कानपुर में जब गंगा आती है तो एक तो गंगा का जो प्रवाह होना चाहिए वो पूरा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिठूर में सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है। बिठूर का पूरा सीवेज सीधे गंगा जी में गिरता है। बिठूर के 9 नाले हैं, 9 नालों का पूरा सीवेज गंगा जी में गिरता है। उसके पीछे हम चले जाएं तो कन्नौज में काली नदी, कन्नौज में इत्र फैक्ट्रियों का जो केमिकल सीधे गंगा जी में गिरता है, उसका कुछ असर कानपुर तक ये नजर आता है। ये जो हमने सैंपलिंग किया था उसके नतीजों से साफ है, जिस तरह से मिनरल ऑयल इसमें मिल रहा है तो औद्योगिक कचरा तो गिर रहा है, लेकिन निदान क्या है, क्या उपाय है इसका, कैसे गंगा को बचाया जा सकता है? देखिए, इसका जो पहला उपाय है, जो JNRM की योजना जो चल रही है, उस JNRM की योजना को ईमानदारी के साथ उसके पूरे क्रियान्वयन की और शीघ्र उसके काम के पूरा होने की आवश्यकता है। 2007 में ये काम प्रारंभ हुआ था और 2012 में इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी लापरवाहियों के कारण 2014 आते आते तक भी अभी ये काम 3/4 ही हो पाया है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि JNRM के जो काम चल रहे हैं सीवेज के, उन्हें अति शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़े, मैं पूरी बात कर लूं, थोड़ा आगे बढ़े तो जो टेनरियां हैं, टेनरियों का पानी 2 तरीके से प्रदूषित कर रहा है। एक तो भूगर्भ को प्रदूषित कर रहा है, जो क्रोमियम युक्त। ये तो जानकारी जो हमारे जांच के नतीजे हैं उनसे साफ है कि टेनरी जो है वो काफी नुकसान कर रही है गंगा को, पोल्यूशन बढ़ रहा है यहाँ पर। आपसे ये जानना चाहेंगे निदान क्या है, उपाय क्या है, गंगा को आखिर कैसे बचाया जाए इन टेनरियों से और जो औद्योगिक कचरा निकल रहा है कानपुर में नदी में जा रहा है उससे? ये हमारी सरकार का काम है। जितने सीवेज सिस्टम है वो, जैसे हमारे पाटनी साहब ने बताया गया, उनको पूरा नहीं किया गया, आधे अधूरे काम है। प्रशासन इसको ईमानदारी से करे तो ये गंगा हमारी प्रदूषित नहीं होगी, जो हमारी धार्मिक भावना के अनुसार मोक्षदायिनी है। पर भौतिक रूप से जब हम स्नान करते हैं तो हमें भौतिक रूप से तो और हमें रोग ही मिलते हैं, आध्यात्मिक रूप से हमें जरूर। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप ये बताइए, आप विश्व हिंदू परिषद से हैं और गौ और गंगा की आप बात करते हैं, आंदोलन तमाम तरह से करते हैं, लेकिन निदान कुछ नहीं है। आपको लगता है क्या है कि क्या उपाय होने चाहिए गंगा को साफ करने के लिए? देखिए, सरकारों की इच्छा शक्ति चाहिए। सरकार यहाँ की आस्था को आस्था मानती है कि नहीं मानती है? सरकार अगर गंगा को सिर्फ पानी के रूप में देखेगी तो फिर इसका निदान नहीं हो सकता। अगर सरकार भी जनमानस की तरह इसको मोक्षदायिनी और सब प्रकार के पापों से मुक्त करने वाली देखेगी, दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें इतनी पवित्रता और जो इस प्रकार की अंतःसलीला हो, तो सरकार को कड़ाई से जो आपसे बात करते हैं, क्या केवल आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको मुद्दा बनाती है, काम नहीं करती, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी कुछ बनती कि नहीं बनती? निश्चित रूप से गंगा को अविरल और निर्मल करने के लिए इस देश के आम जनमानस को
खड़ा होना पड़ेगा। हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा और इसमें सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है कि जब ये जनता इसमें पूरा सहयोग करे तो सरकार उस योजना में जो गंगा को साफ करने के लिए उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करे और हम सब लोग, चाहे हमारी टेनरी हो, चाहे गंगा में हम पॉलिथीन बहाने की बात हो, चाहे सीवरेज के पानी जाने की बात हो। पिछले दिनों उमा भारती जी का यहाँ आगमन हुआ था गंगा को लेकर के, उन्होंने पिछले गंगा बैराज से लेकर के सिद्धनाथ घाट तक 19 घाटों का दौरा किया था। उसमें हमने देखा कि भारती जी ने दौरा किया था, लेकिन साफ सवाल ये है कि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक गंगा का पानी यहाँ का न पीने लायक है न नहाने के लायक है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, माँ गंगा सुरक्षा समिति से लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए, जनता की जिम्मेदारी भी बनती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके ऊपर आरोप लगाने से काम बन जाए? जनता की पूरी जिम्मेदारी बनती है और जनता काम कर भी रही है, लेकिन सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण गंगा प्रदूषित रही। आज जो मोदी जी की सरकार आई है वो मां मानती है गंगा को, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने गंगा विभाग अलग बनाकर गंगा को शुद्ध करने का उन्होंने निर्णय लिया है और उमा भारती जी के नेतृत्व में गंगा आजीवन में शुद्ध होंगी। हम मां गंगा सुरक्षा सेना के कार्यकर्ता आज दसियों वर्ष से गंगा को सुरक्षित और निर्मल बनाने के लिए कूड़ा करकट को बाहर फेंकते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और जो टैनियों का दूषित पानी जा रहा है उसे रोकने के लिए। कुल मिलाकर के जिस तरह से एबीपी न्यूज ने अपनी मुहिम चलाई है, पिछले 5 सालों से हम यहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं और इस बार जो गंगा का पानी कानपुर में जो सैंपलिंग की गई थी वो न पीने लायक है, न नहाने लायक और न ही खेती के लिए वो फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं जब अगली बार सैंपलिंग होगी, जिस तरह से प्रयास करने की बात सरकार कर रही है, नतीजे कुछ बेहतर नजर आएंगे।